और अब बड़ी खबर सलमान खान के घर फायरिंग केस से जुड़ी हुई है, जहां सलमान खान के घर फायरिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। दरअसल 9 आरोपी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ 1735 यानी 1735 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम है। मुंबई क्राइम ब्रांच का चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि फिल्मी हस्तियों में डर पैदा करना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। सोनू गुप्ता से मिला ऑडियो, अनमोल बिश्नोई का भी नाम दावा किया जा रहा है। अब आप सोच रहे थे सोनू गुप्ता कौन? वही विक्की गुप्ता और सागर पाल, जिनके भाई 3 दिन के बाद जिसको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, और विक्की गुप्ता के ही भाई हैं सोनू गुप्ता, जिसको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने स्पेशल मकोका कोर्ट में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें 6 गिरफ्तार आरोपी और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 3 वांटेड शामिल हैं। इस केस में अप्रैल में मकोका एक्ट लगाया गया था, जिसके तहत जांच पूरी होने तक आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती। 1735 पन्नों की चार्जशीट के मामले से संबंधित जांच दस्तावेज, 46 गवाहों के बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में दावा किया है कि इस फायरिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई फिल्मी हस्तियों में डर पैदा कर उनसे पैसे ऐंठना चाहता था। साथ ही तापी नदी से बरामद दोनों पिस्तौल का इस्तेमाल फायरिंग में करने का दावा भी किया गया है। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे मोहम्मद रफीक चौधरी और सोनू गुप्ता ने अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ बयान दिया है। शूटर विक्की गुप्ता के भाई सोनू गुप्ता के पास से जो ऑडियो मिला था वो भी अनमोल बिश्नोई का ही है, जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, और जिसमें सेना के हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड भी फेंका। हमले के वक्त सेना की गाड़ियां गश्त कर रही थी, उसी दरमियान घात लगाए बैठे आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। उसी दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया और कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही अमरनाथ यात्रा जो चल रही है, इसको लेकर भी अब जांच एजेंसियां बेहद अलर्ट मोड पर है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है। कठुआ में एक बार फिर से कायराना हरकत आतंकियों की देखने को मिली है। घात लगाए बैठे जहां पर गश्त कर रही थी सेना, उस दरमियान ही ग्रेनेड से हमला किया गया। ग्रेनेड से और जो अटैक किया गया गाड़ी के ऊपर, वो भी हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं, जिसमें 5 जवान हमारे घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर है और जो जवान हमारे 5 जवान इसमें शहीद भी है। और एक और बड़ी खबर आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के आतंकी हमले में अब सियासत भी तेज हो चली है, क्योंकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कठुआ आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर में शांति के दावों को खोखला करार दिया। बीजेपी ने सभी आरोपों के जवाब में एक बार फिर अपनी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है और कहा कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह की वारदातें पिछले चंद दिनों से हो रही हैं, खासकर के चुनाव के बाद, ये समय से परे है। लोगों में गुस्सा है, ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है। बसोली वाले एरिया में अब ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के इन्फॉर्मर, अंडरग्राउंड वर्कर्स, इनरग्राउंड वर्कर्स आकर के जब इस प्रकार के करते हैं तो कभी कभी वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेकिन इस आतंकवाद से लड़ने के लिए, इस कोल्ड वार से लड़ने के लिए पाकिस्तान जानता है कि सीधे लड़ाई में तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन इस लड़ाई में वो प्रयास करता रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। कल शाम वे रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शाम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। बाद में रूस के राष्ट्रपति ने अपना आवास और कार्यालय प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया और फिर चाय पर चर्चा की, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को परम मित्र कहकर पुकारा और कहा कि उन्हें पीएम मोदी को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बुलाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया कहा और कहा कि मित्र के घर आना हमेशा अच्छा लगता है। यह आपको 5 तस्वीरें दिखा रहा है। देख सकते हैं कि दो दोस्तों की मुलाकात कितनी ज्यादा अच्छी रही। अनौपचारिक फिलहाल ये मुलाकात बताई जा रही, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया गए हैं। भारत रूस में बात की चर्चा भी आज संभव होगी। जो एजेंडे हमने कल आपसे डिस्कस किए थे, SU-57 से लेकर आर्थिक और डिफेंस मुद्दों पर भी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर किस तरह से दिया गया जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद चाय पर चर्चा। व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के साथ हुई। भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, तो ये आपको उसमें उसकी झलक दिखाई दी। और इधर हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना पर एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट पेश की जा सकती है। और हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग समारोह में भारी भीड़ के बीच में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जांच एसआईटी कर रही थी। अब एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि बेहद ही सख्त लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब किन किन अधिकारियों पर गाज गिरेगी, रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस पर एक्शन लेने की अब बारी है। और यूपी के हाथरस से एक और जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हाथरस कांड में लोगों के गहने चोरी होने की शिकायत निकलकर सामने आई। एक आदमी ने अपनी मृत मां के गहने चोरी होने का आरोप लगाया है और एक जख्मी महिला ने भी जेवर चोरी होने के आरोप लगाए हैं। बाबा सूरजपाल के वापस नहीं आने पर गुस्से में महिला बताई है कि उसके भी उस भगदड़ में गहने चोरी हुए। हाथरस कांड में कुछ हैरान कर देने वाले आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि जब वह भगदड़ मची थी उसके बाद जख्मी लोगों और मृत महिलाओं के गहनों की चोरी की गई। एक मृत महिला के बेटे का दावा है कि उसकी मां के कई गहने चोरी किए गए और कान के कुंडल तो खींच लिए गए। कान में खून था। हाँ, इससे ऐसा लगे कि वो हाँ, ऐसा लग रहा था कुंडल खींचे हुए हैं। यही नहीं, एक महिला जिनकी किसी तरह से जान बच गई, लेकिन 2 जुलाई की घटना में वो जख्मी हो गई थी। उनका दावा है कि उनके भी जेवरात चोरी कर लिए गए। क्या गायब हुआ? देखो तोड़ियाँ में और बिछिया और देखो और वो जो गले को तो गले का भी पेंडल तो सोने को। ये दावे चौंकाने वाले हैं। वैसे तो पीड़ित बस अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन्होंने भगदड़ की वही लूटपाट भी करते चले गए, लेकिन अभी ये पता नहीं चल सका है कि किसने इस तरह की घिनौनी हरकत की है। और मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। आपको मुंबई में अलग अलग जगहों की स्थिति आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, आप मुंबई के सायन की बात हो या मुंबई के चूना भट्टी की या फिर माटुंगा की या मरीन ड्राइव की, हर जगह पानी सराबोर है। चाहे सड़कें हो, सड़कों में चलने के लिए चाहे गाड़ियों के पहिए डूबे हो या फिर उसमें पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। फिलहाल सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। तो तेज बारिश का रेड अलर्ट भी मुंबई में जारी कर दिया गया है। सिंधुदुर्ग में स्कूलें बंद कर दी गई हैं। ट्रेन की रफ्तार मुंबई में धीरे हो चली है। हवाई और रेलवे सेवा फिलहाल ठप बताई जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद का आदेश सिंध सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो मुंबई में तेज बारिश से फिलहाल हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार। कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है।
मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई। तो बारिश से किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, इसकी तस्वीर हम आपको महाराष्ट्र में बुलढाणा में जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है उससे दिखाते, क्योंकि वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई गांव पानी में समा गए, जिसके चलते जो जहां था वो वहां ही फंसा रह गया। तस्वीरों में आप साफ ये देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई तो सरकारी मदद नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य चलाया और रस्सी की मदद से सभी को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बचाव के लिए मदद की गुहार नहीं लगाई गई, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन समय पर वहां पर बचाव कार्य नहीं पहुंच पाया। इसलिए अपनी सूझबूझ से एक दूसरे का हाथ पकड़े रस्सी के सहारे ये गांव जो कि जहां पर फंसे हुए लोग थे वो सही सलामत फिलहाल बाहर निकले।
और उत्तराखंड के नैनीताल में राजभवन रोड की पहाड़ी से एक बार फिर विशालकाय पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से भगदड़ मच गई है। गनीमत यह रही कि बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया और वहीं विशालकाय पत्थरों की चपेट में आने से एक घर तबाह हो गया है। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त घर में फिलहाल वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। घटना के बाद से स्थानीय लोगों के साथ ही दुकानदारों में भी भय का माहौल है। अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। हालात का मौका मुआयना किया जा रहा है। तो भारी भरकम पत्थरों से एक घर तबाह हुआ। गनीमत ये रही कि उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना वो पत्थर की चपेट में आ जाता। तो एक तरफ सड़क पर सैलाब है, दूसरी तरफ पत्थर का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल से पहाड़ गिरने से वहां पर भगदड़ भी मच गई है। आसपास जो दुकान है, जो घर है, उनमें भय का माहौल है। और एक और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताते चले, जहां उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में देर रात अलग अलग जगह बाढ़ में फंसे 32 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार जारी बारिश के बीच उत्तराखंड प्रशासन ने जगह जगह लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी, जिससे वक्त रहते लोगों की जान बचाई जा सकी है। तो बाढ़ में फंसे ये 32 लोगों से ज्यादा का रेस्क्यू आप देख सकते हैं देर रात तक चलता रहा। एसडीआरएफ की टीम अलग अलग जगह पर तैनात की गई। जहां जहां जो फंसा था, 32 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं बाढ़ में फंस गए थे, उन सब का देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि सफलता पूर्वक रंग लाई और उसमें फंसे बाढ़ में फंसे 32 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अचानक पहाड़ से सैलाब निचले इलाकों में फंसे लोगों पर मौत बनकर बरस पड़ा। आप तस्वीर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की यह तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि अचानक किस तरह से सैलाब उमड़ा है। पानी का बौछार इतनी तेज धारा में कि लोगों को समझ में नहीं आया। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर, क्या सड़क, सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। और हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। वहां पर भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और उस बारिश ने हालात को बद से बदतर कर दिया है, जिसके चलते लोगों का जीवन पूरी तरह से बेपटरी हो गया है। जहां एक तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन में सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया, तो वहीं भीमपुर में हालात और बिगड़ गए हैं। लोग जगह जगह पानी में फंस गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। भीमपुर में एक महिला का रेस्क्यू भी किया गया, जो बीच झाड़ियों के बीच में, पानी के बीच में फंस गई, जिसका रेस्क्यू किया गया। और उज्जैन में भारी बारिश की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये बात सबको पता है कि जानकारी ही बचाव है। ये बात हर उस समस्या पर लागू होती है जिससे हमारा समाज जूझ रहा है। तभी स्कूली बच्चों को अपराध से बचाने के लिए सूबे की सरकार 1 से 15 जुलाई तक ऑपरेशन जागृति चला रही है। क्या है ऑपरेशन जागृति, देखिए इस रिपोर्ट में। जो पोक्सो अधिनियम है, पोक्सो अधिनियम में अगर लड़की या लड़का 18 वर्ष से कम उम्र का है या मौजूद है, वो कभी भी जीवन में इस तरह की सोच नहीं रखेगा कि बाल अपराधों में कमी के लिए प्रदेश पुलिस का नवाचार। स्कूली बच्चों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन जागृति। पोक्सो अधिनियम में अगर लड़की या लड़का 18 वर्ष से कम उम्र का है, पोक्सो अधिनियम के बारे में दी जा रही जानकारी। पोक्सो अधिनियम है, पोक्सो अधिनियम में अगर लड़की या लड़का 18 वर्ष से कम उम्र का है, छात्राओं को गुड और बैड टच का बताया जा रहा फर्क। साइबर क्राइम और सड़क हादसों की रोकथाम के लिए भी किया जा रहा जागरूक। वो कभी भी जीवन में इस तरह की सोच नहीं रखेगा कि ज्ञान ही मनुष्य के शक्ति का आधार है। यही चीज उसे ब्रह्मांड के दूसरे प्राणियों से अलग करता है। इसलिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। उन समस्याओं, चुनौतियों के बारे में सचेत किया जा रहा है, जिससे अनजान रहना उन्हें परेशानी में डाल सकता है। दौसा एसपी के निर्देश पर डीएसपी स्तर के अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, रोड एक्सीडेंट,
देश में लागू नए कानूनों, युवाओं में बढ़ती नशे की लत और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जो पोक्सो अधिनियम है उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका, उसके साथ किसी प्रकार का यौन अपराध होता है तो उन यौन अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज होने पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। इसमें अगर 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है और इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है तो उसकी सहमति मायने नहीं रखती है। वो चाहे सहमत हो या असहमत हो, अगर वो उसकी शिकायत की जाती है तो उसमें जो भी बालिग है और जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन जागृति के तहत पुलिस अधिकारी बच्चों को करियर के बारे में भी जानकारी देते हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के टिप्स बताते हैं, जीवन में सफलता हासिल करने का मूल मंत्र देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं कि मुझे डेली, आप धीरे धीरे टारगेट बनाओगे, एक दिन का टारगेट पूरा करोगे तो आप अपने आप को धन्यवाद दो, अपने आप को शाबाशी दो, मैंने ये टारगेट आज पूरा कर लिया। ऑपरेशन जागृति के तहत छात्र छात्राओं की समस्याओं को जाना जाता है ताकि पुलिस इन समस्याओं का समाधान कर छात्र छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान कर सके। आज हमारे स्कूल में DSO सर आए थे जो हमको मतलब लड़के हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं उनके बारे में बताए गए कि हमें लड़कों से कैसे बचना चाहिए। और सर हमें अपने नंबर भी देके गए थे कि तुम्हें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कॉल कर सकते हो आप लोग। स्कूल में क्या बता के हमारे यहाँ पे DSO साहब रवि सर जी आए थे और वहाँ उन्होंने हमारे को पढ़ाई के तरीके बताए और उन्होंने पढ़ने के लिए हमें नोट्स वगैरह बनाने के लिए बोला और टारगेट बनाकर पढ़ने के लिए बोला। हमारे स्कूल में आज जागृति प्रोग्राम हुआ, इसमें हमें बहुत सारी शिक्षा मिली और जो सर ने हमें बातें बताई वो बहुत अच्छी लगी। साइबर क्राइम के बारे में बताया हमको और एक एक्ट के बारे में बताया था, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिला और हमारी पढ़ाई के बारे में उन्होंने बहुत सारी नॉलेज दी हमको कि पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए। ऑपरेशन जागृति के तहत स्कूली बच्चे जागरूक हो रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता चल रहा है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, व्यक्तित्व निखर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात